नमस्कार दोस्तों, अब देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। जियोपॉलिटिक्स में कभी कभी आपकी जबान से निकला हुआ एक छोटा सा शब्द भी पूरी पॉलिटिकल इक्वेशन को बदल सकता है। दोस्तों को राइवल बना देता है और राइवल आपके पार्टनर्स बन जाते हैं। आज हम एक ऐसे आइडियोलॉजिकल बॉम्ब की बात करेंगे जिसने इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, और वो है ग्रेटर बांग्लादेश। क्या आप जानते हैं कि 1971 की हार का बदला लेने के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की मिलकर इंडिया के खिलाफ एक सीक्रेट वॉर चला रहे हैं। अगर किसी को लगता है कि उसके टुकड़े हुए हैं, 1971 में ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ और अब वो बदला पूरा करने के लिए दूसरे देश के हिस्से पर कब्जा करना चाहते हैं, तो इंसान अपने आप को बर्बाद करने के लिए भी तैयार हो जाता है। इटालियन थिंकर मैकियावेली अपनी बुक द प्रिंस में यही कहते हैं। तो क्या ये सिर्फ एक इमोशनल रिवेंज है या इंडिया को तोड़ने की एक लार्जर स्ट्रैटेजी? सबसे पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि ग्रेटर बांग्लादेश आखिर है क्या। सिंपल शब्दों में एक एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी है। यह सिर्फ बांग्लादेश को बड़ा करने की बात नहीं है, बल्कि इसका जो मैप दिखाया जा रहा है उसमें इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा एक्सेट्रा, वेस्ट बंगाल का एक बड़ा हिस्सा और बिहार, झारखंड, ओडिशा के कुछ पार्ट्स को सल्तनत बंगला का हिस्सा दिखाया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक हिस्टोरिकल मैप है या फ्यूचर में हमारे नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करने का एक पॉलिटिकल एजेंडा। इस कंसेप्ट के पीछे रेडिकल इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी है जो सिविल सोसाइटी और कॉवर्ट वेलफेयर के जरिए अपने निशाने को पूरा करना चाहती है। दोस्तों देखिए, ये पूरा इशू तब शुरू हुआ जब बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के हेड मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तानी जनरल शहीद शमशाद मिर्जा, पाकिस्तान जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरपर्सन को ढाका में मुलाकात के दौरान एक बुक गिफ्ट दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बुक के अंदर ग्रेटर बांग्लादेश का मैप था जिसमें इंडियन टेरिटरीज शामिल थे। सोचिए, जिस पाकिस्तान को हमने 1971 में हराया, उसके मिलिट्री चीफ को हमारा पड़ोसी वो मैप दे रहा है जो हमारे देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को चैलेंज करता है। ये कोई डिप्लोमेटिक गलती नहीं थी, ये एक डेलिबरेट स्ट्रेटेजिक मैसेज था। मोहम्मद यूनुस की पहली इंटरनेशनल विजिट कहां हुई? इंडिया नहीं, बल्कि चाइना में जाकर उन्होंने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा, वी आर द गार्डियन ऑफ द ओशियन एक्सेस फॉर द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। इसका सीधा मतलब क्या है? उसका मतलब है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, सेवन सिस्टर्स, लैंड लॉक्ड हैं और उन्हें समुंदर तक पहुंचने के लिए सिर्फ बांग्लादेश की जरूरत है। यह स्टेटमेंट सीधा चाइना को सिग्नल दे रहा था कि बांग्लादेश नॉर्थ ईस्ट की वल्नरेबिलिटी को क्रैक करने की चाबी है। चाइना ने भी इस पर तुरंत रिएक्ट किया, इकोनॉमिक और मिलिट्री सपोर्ट देने का वादा भी किया। इस गेम में एक और मेजर प्लेयर है तुर्की। तुर्की का एजेंडा है कि वो साउथ एशिया के मुस्लिम्स की लीडरशिप हासिल करे। मिडिल ईस्ट से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन एशिया में है, इसलिए तुर्की को एक सेक्युलर बांग्लादेश नहीं बल्कि एक रैडिकल इस्लामिस्ट बांग्लादेश चाहिए। तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी MIT और उसकी गवर्नमेंट जमाते इस्लामी, जो इंडिया विरोधी पार्टी है, को कॉवर्ट सपोर्ट दे रही है। राज्यसभा में इस पर सवाल भी उठा था जब कांग्रेस के लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पूछा था कि क्या गवर्नमेंट तुर्की बैक्ड रैडिकल ग्रुप से वाकिफ है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि MEA ने जवाब दिया, यस, वी आर विजिलेंट। शेख हसीना की सरकार इंडिया की सबसे स्ट्रॉन्ग अलाई थी। उन्होंने क्या किया, ये बताते हैं। एकता, नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करने वाले इंसर्जेंट ग्रुप्स को खत्म किया और उन्हें भारत को सौंप दिया। फिर है न्याय, जमाते इस्लामी के लीडर्स को इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल के तहत जेनोसाइड का दोषी पाया और उन्हें फांसी यानी कि एग्जीक्यूट कर दिया। फिर विकास, इंडिया के साथ एनर्जी पैक्ट और कनेक्टिविटी डिप्लोमेसी शुरू की, जिससे चिकन नेक कॉरिडोर की वल्नरेबिलिटी खत्म हो गई। इसलिए पाकिस्तान, चाइना और रैडिकल एलिमेंट्स के लिए हसीना की सरकार सबसे बड़ा खतरा थी। उन्हें एक एंटी इंडिया रिजीम चाहिए थी।
दोस्तों, ये ग्रेटर बांग्लादेश की पूरी प्लानिंग एक 7 स्टेप कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। स्टेप नंबर 1, डेमोग्राफिक चेंज। इलीगल इन्फिल्ट्रेशन यानी कि घुसपैठ के जरिए असम, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट की बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में बांग्लादेशी पॉपुलेशन बढ़ना। डेटा कहता है 1981 से 91 के बीच 8 मिलियन बांग्लादेशी पॉपुलेशन मिसिंग थी। स्टेप नंबर 2, सिविल सोसाइटी वॉरफेयर। ढाका यूनिवर्सिटी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सल्तनत बंगला का नरेटिव शुरू करना, जैसे कि इस्लामी छात्र शिविर ने किया। स्टेप 3, इंटेलिजेंस एंड कवर टॉप्स। ISI MIT से सपोर्ट लेकर जिहादी और रेडिकल ग्रुप्स को रिवाइव करना। स्टेप 4, इंसर्जेंट हब। नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी को फिर से सपोर्ट देना। स्टेप 5, वेपनाइजेशन ऑफ माइग्रेंट्स। इंडिया में बेस बना चुके वल्नरेबल पॉपुलेशन को हथियार उठाने के लिए उकसाना। स्टेप 6, कार्टोग्राफिक अग्रेशन। ग्रेटर बांग्लादेश का मैप दिखाकर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन लेना। स्टेप 7, टेरिटोरियल क्लेम। एक बड़े कन्फ्लिक्ट के बाद सक्सेशन यानी कि अलग होने की मांग करना। ढाका यूनिवर्सिटी हमेशा से पॉलिटिकल टर्मोइल का सेंटर रहा है। यहाँ जमाते इस्लामी का स्टूडेंट विंग, इस्लामी छात्र शिविर काम करता था। पिछले 15 सालों से शिविर पर पॉलिटिकल बैन था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ब्लेंडिंग टेक्निक यूज की। इसका मतलब उन्होंने स्टूडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस और कल्चरल ग्रुप्स का हिस्सा बनकर अपना नेटवर्क मजबूत रखा। उनका फॉर्मूला था 6 बातें देश के फायदे की करो और 4 बातें अपने पॉलिटिकल एजेंडा जो कि एंटी इंडिया है उसकी करो। इस तरीके से उन्होंने स्टूडेंट कम्युनिटी का सपोर्ट जीत लिया था। जब बांग्लादेश कोर्ट ने 1971 के आजादी का साथ देने वालों डिसिडेंट्स को जॉब में रिजर्वेशन देने का जजमेंट दिया तो कोटा प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे। स्टूडेंट कम्युनिटी ने इसका विरोध किया था कि अवामी लीग के सपोर्टर्स को जॉब में बिठाने की कोशिश है। शिविर को यहां मौका मिल गया। उन्होंने इस प्रोटेस्ट को अल्टीमेट रेवोल्यूशन में बदल दिया। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा और तुरंत 28 अगस्त को नई इंटरिम गवर्नमेंट ने जमात और शिविर पर लगा बैन हटा दिया। एक एंटी इंडिया रिजाइम का आना ये साफ हो गया था। जमात इस्लामी वही पार्टी है जो 1971 में बांग्लादेश की आजादी के खिलाफ थी। इनके स्टूडेंट विंग ने पाकिस्तान आर्मी का साथ दिया था और अल बद्र जैसे मिलिटेंट्स बनाए थे जिन पर जेनोसाइड, मास रेप्स और मर्डर्स के आरोप लगे थे। हसीना की सरकार ने इनके लीडर्स को इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल के जरिए सजा दी थी। जब BNP यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात का गठबंधन था यानी कि 2001 से 2006 तक, तब बांग्लादेश इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करने वाले इंसर्जेंट ग्रुप्स का हब बन गया था। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने तुरंत फेंसिंग के काम को रोक दिया और इंडिया की तरफ से की जा रही फेंसिंग को उन्होंने अनऑथराइज्ड बता दिया। इसका सीधा मतलब क्या है कि वो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन यानी कि अवैध घुसपैठ को बढ़ावा देना चाहते हैं। असम के CM ने हाल ही में कहा कि 3000 से ज्यादा इलीगल माइग्रेंट्स को वापस भेजा गया है। सोचिए, 1981 से 91 के बीच बांग्लादेश की 8 मिलियन पॉपुलेशन मिसिंग थी। ये लोग कहां गए? वेस्ट बंगाल और असम की बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में। डेमोग्राफी को चेंज करना, माइग्रेशन को एज अ वेपन यूज करना, यही इनकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। मान लीजिए बांग्लादेश चाइना और पाकिस्तान के सपोर्ट से इंडिया को चैलेंज करता है, तो बांग्लादेश की मिलिट्री पावर कितनी है कि वो ये कर पाए? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में बांग्लादेश 35th रैंक पर है और इंडिया 4th रैंक पर। नंबर्स का कंपैरिजन देखिए। इंडिया 14 से 15 लाख एक्टिव सोल्जर्स, 12 से 13 लाख रिजर्व फोर्सेस। बांग्लादेश की अगर बात करें तो 2.5 से 3 लाख टोटल मैन पावर। थ्योरेटिकली इंडिया की मिलिट्री पावर बांग्लादेश से कम 20 गुना ज्यादा है। मिलिट्री अटैक का तो सवाल ही नहीं उठता, पर कवर्ट वॉर और इंटरनल डिस्टेबलाइजेशन एक बड़ा खतरा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक कहा जाता है, इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी है। लेकिन इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया ने क्या किया? इंडियन आर्मी त्रिशक्ति कॉर्प्स, 60,000 से ज्यादा सोल्जर्स की ये पावरफुल कॉर्प्स सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास तैनात है।
ये कॉर्प्स हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए ट्रेन की गई हैं। फिर है एयर डिफेंस। बागडोगरा और हसीमारा एयरबेसिस के आसपास S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय किए गए हैं और रफाल जेट्स भी तैनात है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अब पूरी तरीके से किले बंद कर दिया गया है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनिए, चाइना बांग्लादेश को हमेशा से ही वेपन सप्लाई करता आया है। बांग्लादेश वर्ल्ड वाइड चाइना के जो वेपन्स हैं उसका सेकेंड हाईएस्ट या लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है पाकिस्तान के बाद। लेकिन रिपोर्ट्स कहती हैं कि चाइनीज वेपन्स की क्वालिटी बहुत घटिया है। शेख हसीना की सरकार के दौरान भी ये रिपोर्ट आई थी। मतलब बांग्लादेश की फौज जो वेपन्स यूज कर रही है वो उसकी ही मिलिट्री रेडीनेस के लिए एक बड़ा खतरा है। इंडिया सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए ऑल्टरनेट रूट बना रहा है। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के जरिए हम कोलकाता से समुद्री रास्ते से म्यांमार में एंटर करेंगे और फिर वहां से नॉर्थ ईस्ट में एक्सेस बढ़ाएंगे। अगर ये प्रोजेक्ट 2027 तक पूरा हो जाता है तो चिकन नेक की वल्नरेबिलिटी काफी हद तक खत्म हो जाएगी। इंडिया सिर्फ डिफेंसिव नहीं हो रहा, ऑफेंसिव भी हो रहा है। ईस्टर्न सेक्टर में हम पूर्वी प्रचंड प्रहार जैसी बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज अरुणाचल प्रदेश में LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर मरचुका जैसे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर की जा रही है। इसमें भैरव बटालियन और दिवस्त्र आर्टिलरी बैटरीज जैसे मॉडर्न इक्विपमेंट और ट्रूप्स का इस्तेमाल हो रहा है। ये सीधा मैसेज है पाकिस्तान और चाइना को, इंडिया हर फ्रंट पर तैयार है। अब आखिरी सवाल, अगर ग्रेटर बांग्लादेश का कंसेप्ट कभी सक्सेशन या नया देश बनाने की मांग करे तो नया देश बनता कैसे है? इंटरनेशनल लॉ में नया देश बनाने के लिए मॉन्टेविडियो कन्वेंशन 1933 के रूल्स फॉलो किए जाते हैं। इसके लिए 4 जरूरी शर्तें हैं। सबसे पहला है फिक्स्ड टेरिटरी, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र यानी कि ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए। फिर है परमानेंट पॉपुलेशन, एक स्थायी जनसंख्या यानी कि परमानेंट रेजिडेंट्स की पॉपुलेशन होनी चाहिए। फिर है फंक्शनल गवर्नमेंट, एक कामकाजी सरकार को इफेक्टिव कंट्रोल होना चाहिए। फिर है कैपेसिटी टू एंटर रिलेशंस, दूसरे देशों के साथ रिश्ते बनाने की क्षमता। ग्रेटर बांग्लादेश के केस में ये सबसे पहला स्टेप डेमोग्राफी चेंज करके और फिर सिविल वॉर इंसर्जेंसी शुरू करके पूरा करने की कोशिश की जा सकती है। नया देश बनने के बाद उसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन चाहिए। इसके लिए सबसे पहले उसको यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी कि UNGA और फिर सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि UNSC में अप्रूवल लेना पड़ता है। UNSC यहाँ वीटो पावर जैसे कि UK, US, फ्रांस, रशिया, चाइना होती हैं। इंडिया हमेशा इस तरीके की टेरिटोरियल अग्रेशन को वीटो करेगा। सबसे पहला UNSC, यहाँ वीटो पावर्स US, UK, फ्रांस, रशिया, चाइना होती हैं। इंडिया हमेशा इस तरह के टेरिटोरियल अग्रेशन को वीटो करेगा। फिर है डिप्लोमेटिक वॉर, इंडिया की डिप्लोमेसी यहाँ सबसे बड़ा रोल निभाएगी कि वो इसको इंटरनल मैटर और टेररिस्ट बैक्ड सेसेशन डिक्लेयर करे। तो दोस्तों, हमने देखा कि ग्रेटर बांग्लादेश का एजेंडा सिर्फ एक मैप नहीं बल्कि एक इलीगल माइग्रेशन, रेडिकल पॉलिटिक्स और फॉरेन इंटेलिजेंस जैसे कि ISI, MIT के सपोर्ट से चली हुई एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। यूनुस सरकार की हरकतें, चाइना विजिट, पाकिस्तान जनरल को मैप फेंसिंग रोकना सीधा सीधा एंटी इंडिया है। लेकिन इंडियन मिलिट्री स्ट्रेटेजिकली पूरी तरीके से तैयार है। असली चैलेंज ये है कि मार्च 2026 में जब बांग्लादेश में इलेक्शंस होंगे तो क्या नई सरकार जियो इकोनॉमिक्स को प्रायोरिटी देगी या जियो पॉलिटिक्स में उलझी रह जाएगी? आपको क्या लगता है? क्या बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान की ये पार्टनरशिप इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है? अपनी राय में कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।